आओ बहू पूनम, ये घर अब तुम्हारा है। लक्ष्मी के रूप में इस चौखट को पार करो। पूनम चुपचाप गांव के दरवाजे पर चावल की कलश गिराती है, फिर अंदर कदम रखती है। तभी एक बूढ़ी ताई फुसफुसाते हुए बोलती है, देखो तो बड़ी सादगी से आई है बहू, जैसे मिट्टी में गुंधी हो। अरे भाई, अब जमाना बदल गया है, ये सादगी नहीं गरीबी की पहचान है। एक और ये बातें चल रही थी तो वहीं करीब 2 घंटे बाद तेज हॉर्न की आवाज आती है, जहां कार से रिया उतरती है। शुद्ध मिरर वर्क वाला डिजाइनर लहंगा, भारी मेकअप, लाल लिपस्टिक और परफ्यूम की तेज खुशबू उसके पास से आ रही थी। भैया की बीवी तो सीधे फैशन वीक से निकली लगती है। ओह माय गॉड, देखो इसकी हील्स, गांव में पहनने लायक नहीं। रिया ठसक के साथ चलती है। अंदर प्रवेश करते समय गलती से दिया गिरा देती है। रिया, गृह प्रवेश रस्म है, कोई फैशन शो नहीं। थोड़ी सादगी भी सीख लो बहू। सॉरी मम्मी जी, दिल्ली में इतना सब होता नहीं है। ये सब पूनम एक कोने में खड़े होकर देख रही थी। ऐसे ही कुछ घंटे और बीत जाते हैं और अब बारी थी अंगूठी की रस्म की, जहां दोनों बहुओं को एक ही थाली में दूध और फूलों से भरे बर्तन में अंगूठी ढूंढने के लिए बिठाया जाता है। परिवार हंसी ठिठोली में व्यस्त है। चलो देखते हैं कौन जीतता है। रिया जीत गई तो पूनम को पूरे हफ्ते तक काम करना पड़ेगा। मैं काम करती हूँ, बस स्टाइल में जीती हूँ। दोनों अंगूठी ढूंढती हैं। पूनम चुपचाप ध्यान से ढूंढती है और जीत जाती है। सब तालियां बजाते हैं। शहर वालों का फैशन अंगूठी ढूंढने में काम नहीं आता है। अभी तो शुरुआत है, देखना मेरी एंट्री पार्टी में सबकी नजरें मुझ पर ही होंगी। इस शादी वाले घर में समय तेजी से बीत रहा था और अब बारी थी मुंह दिखाई की रस्म की, जहां एक बड़े से कमरे में महिलाएं बैठी हैं। नई बहुओं के चेहरे से घूंघट हटाकर उनकी सुंदरता और गहनों की तारीफ करती हैं। पूनम की आंखों में बड़ी गहराई है, सिंपल है पर बड़ी बहू प्यारी लगती है। रिया का लहंगा कितना एक्सपेंसिव लग रहा है, शायद डिजाइनर होगा। हाँ हाँ मौसी, मनीष मल्होत्रा से लिया है, मम्मी ने खास दिल्ली से मंगवाया। मेरी माई ने खुद सिलाया है, घर की ही कढ़ाई है। हमें तो यही सिखाया गया है कि दिल से सुंदर होना जरूरी है, ना कि कपड़ों से। इस तरह रिया आंखें तड़ेरती है तो वहीं पूनम मुस्कुरा देती है। ऐसे ही मुंह दिखाई की रस्म समाप्त होता है और अब दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में होती हैं, जहां पूनम अपने कपड़े तय कर रही थी, जबकि रिया आईने के सामने मेकअप रिमूव कर रही है। शायद वक्त लगेगा, पर मैं दिल से इस घर को अपना बना लूंगी। ये गांव, ये सादगी, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ फिट बैठती हूँ। पता नहीं मेरा क्या होगा। इस तरह अगली सुबह की पहली किरण हवेली के आंगन में पड़ती है। पूनम जल्दी उठकर मंदिर में दिया जलाती है। सांझ भई घर आना, राम जी का नाम बताना। वो पूजा पाठ करके रसोई में जाती है, जहां सासू माँ पहले से ही मौजूद थी। बहू पूनम, आज पहली रसोई है, पूरे खानदान के लिए खाना बनाना है। क्या बनाएगी? सासू माँ, दाल बाटी और खीर। मेरे मायके की रीत भी है। ठीक है, देखती हूँ तू क्या कमाल करती है। पूनम घूंघट संभालते हुए काम में लग जाती है। उधर रिया देर से जागती है। उसे नाश्ता बिस्तर में ही चाहिए होता है। बेबी, ये सब गांव के काम मुझसे नहीं होंगे। मैं यहाँ किसी मेड की तरह नहीं रह सकती। रिया, कम से कम आज तो पहली रसोई थी, मम्मी नाराज है यार। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने स्टाइल में जीऊंगी। तुम बात करो ना सासू माँ से। वहीं दूसरी ओर पूनम के हाथ से बने खाने से पूरा परिवार नाश्ता करता है और उसकी खूब तारीफ करता है। वहीं दूसरी ओर रिया को कोई पूछ नहीं रहा। वो अकेले कमरे में बैठी है, लेकिन अहम अभी भी बाकी है। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है, जहां ठाकुर ब्रह्मदेव बैठक में सबको बुलाते हैं। अब समय है कि हमारे कुल की दोनों बहुएं समाज से रूबरू हों। अगले रविवार को हम एक परिचय समारोह रखेंगे। शहर और गांव के सारे रिश्तेदार, प्रतिष्ठित लोग आएंगे। मतलब अब असली परख शुरू होगी। इस समारोह में हमारा परिवार कैसा है, हमारी बहुएं कैसी हैं,
ये समाज देखेगा, ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है। बिल्कुल बाबूजी, हम तैयार रहेंगे। अब मैं दिखाऊंगी असली क्लास। ये गांव की बहू तो वहीं की वहीं रह जाएगी। अगली सुबह सासू माँ अपने कमरे में दोनों बहुओं को बुलाती है। उनके पास एक पुराना संदूक रखा है। ये हमारे खानदान की परंपरा है। जब बहू पहली बार समाज से रूबरू होती है तो पुश्तैनी लहंगा पहनती है। वो दोनों बहुओं को अलग अलग लहंगे देती है, पुराने, थोड़े फटे हुए, कुछ मोती निकले हुए। ये पहनना मम्मी जी, ये तो म्यूजियम की चीज लगती है। मैं तो ऋतु कुमार से नया लहंगा लूंगी। ये सिर्फ कपड़ा नहीं है बहू, ये परंपरा की पहचान है। माँ जी, अगर इजाजत हो तो मैं इसे थोड़ा नया बना लूं, कढ़ाई कर लूं, मोती फिर से लगा दूं। अरे वाह, ठीक है, देखती हूँ तू क्या करती है। ये सुनकर रिया गुस्से में चली जाती है। पूनम संदूक को धीरे से उठाकर कमरे में ले जाती है। उसकी आंखों में चमक होती है। जब रात में सब सो रहे होते हैं तब पूनम पुराने मोती, जरी के धागे, सुई धागा निकालती है और एक लैंप की रोशनी में सिलाई शुरू करती है। ये सिर्फ लहंगा नहीं है, ये मेरे ससुराल का सम्मान है। मुझे इसे और खूबसूरत बनाना है। उधर रिया अपने मोबाइल पर महंगे डिजाइनर लहंगे सर्च कर रही होती है। करण, मुझे अगले हफ्ते तक दिल्ली से नया लहंगा चाहिए। तुम पेमेंट भेज दो। मैं कुछ लोकल चीज पहनकर शर्मिंदा नहीं हो सकती। ठीक है बाबा, ठीक है। इसी प्रकार से सुबह का उजाला हो जाता है। पूनम का लहंगा अब पूरी तरह से नया दिख रहा है। पुराने मोती अब दोबारा जड़े हैं। किनारी में नए फूल की कढ़ाई की गई है। भाभी, ये वही पुराना लहंगा है। तुमने इसे तो नया ही बना दिया। तेरे हाथों में हुनर है पूनम। तूने एक बेजान कपड़े को इज्जत दे दी। दूसरी ओर रिया का नया लहंगा डिलीवर हो चुका है। चमचमाता वेस्टर्न फ्यूजन वाला स्टाइल। वो आईने में देखकर खुद पर मुस्कुराती है। अब देखना, सबकी नजरें मुझ पर ही होंगी। इस तरह शाम का समय दोनों बहुएं अलग अलग कमरे में तैयार हो रही हैं। एक पारंपरिकता में गुथी, दूसरी आधुनिकता में डूबी। कपड़े से नहीं, संस्कार से इज्जत मिलती है। अब मैं बनूंगी इस घर की रानी। सजावट ध्यान से करना, ठाकुर ब्रह्मदेव का मान है ये। और मेरी बहुएं जब आए तो फूलों की वर्षा होनी चाहिए। लगता है बहुओं की नहीं, रॉयल्टी की एंट्री हो रही है। कविता मेहमानों का स्वागत करती है। बड़े नेता, व्यापारी, समाज सेवी और गांव की औरतें आ चुके हैं। सभी इंतजार में है कि ठाकुर परिवार की नई बहुएं कैसी हैं। तभी शहरी बहुओं की एंट्री होती है। रिया लाइट्स के बीच चलती है। वेस्टर्न फ्यूजन लहंगा, ऑफ शोल्डर चोली, खुले बाल, हाई हील्स, भारी मेकअप, पीछे से हल्की इंग्लिश बीट्स चलती है। अरे, ये बहू कम मॉडल ज्यादा लग रही है। हाय, हैप्पी टू मीट यू ऑल। कहाँ है उसका घूंघट? ये कौन सी चाल ढाल है? ये सुनकर रिया थोड़ा असहज महसूस करती है, लेकिन मुस्कान जबरदस्ती बनाए रखती है। करण उसकी तारीफ करता है, पर आसपास की प्रतिक्रिया ठंडी है। तभी गांव की बहू पूनम की एंट्री होती है, जो पुनर्नवा पुश्तैनी लहंगा, माथे पर बिंदी, घूंघट का पल्ला हल्का सा रखा, आंखों में तेज लेकिन विनम्रता है। वाह, जैसे रानी लक्ष्मीबाई उतर आई हो। इतना सुंदर और इतने सादे परिधान में ये होती है असली ठाकुर बहू। मेरे खानदान की असली शान दिख रही है आज। ये देखकर दुर्गावती की आंखें भीग जाती है, लेकिन वो संभाल लेती है। पूनम हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार करती है। सभी मेहमान खड़े होकर तालियां बजाते हैं। ये क्या, सबका ध्यान उस पर जा रहा है, मुझ पर नहीं? इस तरह ब्रह्मदेव ठाकुर मंच पर आते हैं और माइक लेकर कहते हैं, आज मेरे जीवन का एक अहम दिन है। हमारे वंश में 2 नई बहुएं आई हैं, पूनम और रिया। एक बहू हमें परंपरा से जोड़ती है तो दूसरी आधुनिकता से। हम चाहते हैं कि दोनों ही घर को संतुलित रखें। पर एक बात मैं साफ कहूंगा, सादगी में ही गरिमा है। और पूनम, तुमने ये बात आज सिद्ध कर दी है। जिसके बाद पूनम झुककर चरण स्पर्श करती है। रिया पीछे खड़ी चुपचाप सब देख रही है। इस तरह समारोह खत्म हो चुका है। रिया अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी है। सबकी बातें उसे याद आ रही हैं। फुसफुसाहटें, आलोचना, अनदेखी
उसके चेहरे से घमंड उतर चुका है। मैं सब कुछ लाई, सबसे महंगे कपड़े, जूते, मेकअप, पर फिर भी कोई मुझे नहीं देख पाया। मम्मी जी सही थी, ये घर फैशन शो नहीं है, ये परंपरा का घर है और मुझे यहाँ खुद को बदलना होगा। इस तरह सोच के साथ अगली सुबह रिया हल्की सूती साड़ी में बिना मेकअप, बाल जूड़े में रसोई में पूनम की मदद कर रही है। सास दरवाजे से देख रही है। ये बदलाव, रिया, तूने सच में हमारा मान रखा। माफ कीजिए मम्मी जी, मैं बहुत कुछ समझ नहीं पाई थी, पर अब सीख रही हूँ। हम दोनों मिलकर इस घर को और भी सुंदर बनाएंगे। पार्वती, थोड़ा जल्दी करो, लाल जी के घर शादी है। ये तो तुम्हें पहले से ही पता था ना, तो इतना तैयार होने में वक्त क्यों लगा रही हो? अजी मैं तो तैयार ही हूँ, मैं तो बस राधा का इंतजार कर रही हूँ। राधा तैयार हो जाए फिर हम चलते हैं। ठीक है। तभी कुछ देर बाद वहां पर राधा आ जाती है और अपने भैया भाभी से कहती है, भैया भाभी, मैं कैसी लग रही हूँ? लग रही हूँ ना बिल्कुल चांद का टुकड़ा। हाँ हाँ मेरी प्यारी बहना। सच में मेरी नंद से सुंदर जग में और कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा भाभी, आपने तो काफी अच्छा मस्का लगा दिया मुझे। अगर ऐसी बात है तो फिर आज से साइकिल के आगे नहीं बैठूंगी, बल्कि पीछे बैठूंगी और आगे आप बैठिएगा और भैया साइकिल चलाएंगे। नहीं नहीं राधा, मेरे से साड़ी पहनकर आगे बैठा नहीं जाएगा। तुम मेरी प्यारी ननंद हो ना, प्लीज मान जाओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है भाभी, आप फिर से मुझे ऐसे ही मना लेती हो। ये कहानी है राधा और पार्वती की। शिव और राधा भाई बहन थे। बचपन में ही शिव और राधा के माता पिता का निधन हो गया था। तभी से शिव ने राधा की सारी जिम्मेदारियां उठा ली थी। राधा को माँ का प्यार मिले इसलिए शिव ने पार्वती से शादी कर ली थी। पार्वती ने भी राधा को अपनी बेटी मान लिया था। उसने शादी की इतने साल बाद भी कोई बच्चा नहीं चाहा, ताकि उसका प्यार कभी बट ना पाए। वहीं राधा भी अपनी भाभी पार्वती पर अपनी जान छिड़कती थी। उस दिन शिव, पार्वती और राधा गांव के लाला की बेटी की शादी में जा रहे थे। फिर शादी में खाना खाते हुए, भाभी देखिए ना, इस दुल्हन ने कितना प्यारा सा लहंगा पहना हुआ है। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, वाकई में काफी प्यारा है। वैसे तुम्हारे पास भी तो वो हरा वाला नहीं भाभी, लेकिन ये लहंगा तो उसके जैसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये दुल्हन का लहंगा है और बहुत महंगा भी आता है। अच्छा ऐसी बात है, तो भाभी कितने का मिलेगा ये वाला लहंगा? अरे तू ऐसे क्यों पूछ रही है? अरे भाभी, जब मेरी शादी होगी ना, तो आप भी मुझे ऐसा ही लहंगा लेकर दोगी, बस इसलिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगी। मेरी लाडो दुल्हन बनकर इसमें तो वाकई में और भी ज्यादा सुंदर लगेगी। हाँ, कितनी अच्छी हो भाभी आप। रुकिए, इसी बात पर मैं आपके लिए एक और रसमलाई लेकर आती हूँ। अच्छा शैतान कहेगी। राधा और पार्वती जिस शादी में आई हुई थी वो लाला की बेटी की शादी थी। लाला बहुत ही अमीर था, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बेटी के लिए शहर से बहुत ही महंगा लहंगा सिलवाया था। पर यह बात नादान राधा को कहाँ समझ आती, लेकिन ये बात पार्वती के दिमाग में घर कर जाती है। घर लौटते वक्त साइकिल के आगे बैठी राधा अपने भैया के साथ ढेर सारी बातें करती रहती है। वहीं साइकिल के पीछे बैठी पार्वती बस यही सब हिसाब लगा रही थी कि उसे हर महीने कितने पैसे जोड़ने होंगे ताकि वो अपनी नंद के लिए एक अच्छा लहंगा खरीद सके। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता है और सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था कि एक दिन हरिराम पार्वती को आकर बताता है, पार्वती भाभी, शिव भैया का एक्सीडेंट हो गया वहाँ। मैंने जैसे तैसे हॉस्पिटल में तो पहुंचा दिया, अब हॉस्पिटल में जल्दी चलिए आप। इस समय राधा पानी भरने के लिए नदी पर गई थी, जिस वजह से पार्वती को अकेले ही हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जहां डॉक्टर पार्वती से कहता है, देखिए पेशेंट की हालत बहुत ही क्रिटिकल है, उनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तभी उनकी जान बच सकती है। आप एक काम कीजिए, 35,000 रुपए जितना जल्दी हो सके काउंटर पर जमा करवा दीजिए। दरअसल शिव जब काम करके वापस आ रहा था, तभी एक बेकाबू कार ने शिव का एक्सीडेंट करके वहां से भाग जाता है। उसके साथ ही किसी तरह से उसे अस्पताल लेकर जाते हैं।
लेकिन डॉक्टर ने ऐसी बात कह दी कि उसके बाद पार्वती सोच में पड़ जाती है। पार्वती के पास तो पैसे थे, लेकिन वो उसने राधा के लहंगे के लिए बचा कर रखे थे। लेकिन इस वक्त शिव का इलाज बहुत ज्यादा जरूरी था। पार्वती ने सारे पैसे अस्पताल में जमा करवा दिए। इस तरह शिव की जान तो बच गई, लेकिन वो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। फिर डॉक्टर ने पार्वती से कहा, देखिए अब ये तो खतरे से बाहर हैं, लेकिन ये ज्यादा कमजोर हो गए हैं। इनसे 3-4 महीने कोई भी काम मत करवाइएगा, ये झेल नहीं पाएंगे। इनकी आप सेवा कीजिए और खूब खिलाइए पिलाइए। जी डॉक्टर साहब। उस दिन से पार्वती पर घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। हालांकि अच्छी बात ये थी कि अब राधा जवान हो गई थी, तो राधा घर का काम देखती और पार्वती बाहर जाकर फैक्ट्री में काम करने लग गई थी। तभी एक दिन फैक्ट्री से लौटते वक्त पार्वती को रास्ते में एक बहुत बड़ी दर्जी की दुकान दिखी। उसके बाहर बहुत सारे सुंदर सुंदर लहंगे टंगे हुए थे। पार्वती जानती थी कि वो लहंगे बहुत महंगे होंगे और वो उसे खरीद नहीं पाएगी, लेकिन तभी उसे कुछ सूझा और वो दुकान के अंदर जाने लग गई। राधे राधे सेठ जी। राधे राधे जी, बताइए आप क्या चाहिए? नहीं नहीं सर जी, मैं कुछ खरीदने नहीं आई हूँ, बल्कि काम मांगने आई हूँ। अच्छा, वैसे मेरे यहाँ पर एक मशीन खाली तो है, तुम्हें सिलाई आती है? आती तो नहीं है सेठ जी, लेकिन मेरे कन्हैया जी की कसम, बहुत मेहनत करूंगी, जल्दी से जल्दी सीख लूंगी। चाहे तो आप मुझे 1 रुपया मत दीजिए, बस बढ़िया लहंगा सिलना सिखा दीजिए। पार्वती की आंखों में सच्चाई देखकर सेठ ने उसे काम पर रख लिया। अगले दिन से पार्वती उस दुकान के काबिल दर्जियों से सिलाई सीखने लग जाती है। वो सिलाई के काम के साथ साथ दुकान की साफ सफाई भी करती है। उसकी मेहनत से सेठ बहुत खुश था। कुछ महीने बाद, अरे पार्वती बिटिया, कुछ सीखा तुमने? महीने हो गए तुम्हें सीखते हुए। जी सेठ जी, देखिए ये लहंगा मैंने सिला है। पार्वती के हाथों में एक बहुत ही प्यारा सा लहंगा था। उस लहंगे को देखकर सेठ भी बहुत खुश होता है और फिर कुछ समय सोचकर बोलता है, पार्वती ये तो बहुत ही बढ़िया लहंगा है। अगर इसमें कढ़ाई का काम थोड़ा बहुत हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। उससे क्या होता है कि इसमें तुम्हारी एक तो मेहनत कम लगती है और हम उसे थोड़ा सा सस्ता बेच सकते हैं, और दूसरी बात कि इसका डिजाइन भी काफी खिल रहा है। जी सेठ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ऐसे ही मेहनत करते रहो और ये लो तुम्हारी पहली पगार। तुमने इस लहंगे के साथ साथ इस दुकान में भी काफी साफ सफाई की है। इस दुकान की रंगत पहले से ज्यादा बेहतर हो गई है। इतना कहकर सेठ ने पार्वती के हाथों में 10,000 रुपए थमा दिए। पार्वती को उसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसने फौरन घर के लिए ढेर सारा राशन खरीद लिया और इधर शिव भी अब ठीक हो चुका था और वो अपने काम पर भी जाने लगा था। इस बीच राधा की शादी तय हो जाती है, लेकिन वो जानती थी कि उसके भैया भाभी कितनी मुश्किलों से घर का खर्चा चला रहे हैं। उसकी बचपन से बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी शादी में एक बढ़िया सा लहंगा पहने, लेकिन बचपन की जिद को जवानी की जिम्मेदारी ने दबा दिया था। उसने अपना मन मार लिया और किसी से कुछ भी नहीं कहा। ऐसे ही कुछ और वक्त बीतता है और फिर राधा की शादी का दिन आ जाता है। राधा, राधा, दरवाजा खोल जल्दी। जी भाभी। इसके बाद राधा दरवाजा खोल देती है और राधा अपनी भाभी से कहती है, देखो भाभी, ये साड़ी मुझ पर जच रही है ना? सुंदर लग रही हूं ना मैं? अरे पगली, इतनी बड़ी भी नहीं हुई कि तू अभी भाभी से कुछ छुपा सके। सेठ जी अंदर आ जाइए, ये है मेरी लाडो रानी, मेरी प्यारी सी नंद। इसके बाद पार्वती का सेठ घर के अंदर आ जाता है। शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद बेटी। शुक्रिया सेठ जी। खुश रहो और ये लो तुम्हारी भाभी की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। राधा ने फौरन उस ठेले को खोला तो उसमें बहुत ही खूबसूरत लहंगा था। राधा कुछ ना कह सकी और वो अपनी भाभी की ओर देखकर खूब रोई जा रही थी। और फिर, तुम्हें पता है बेटी, तुम अपनी शादी में बढ़िया लहंगा पहन सको इसलिए तुम्हारी भाभी ने मेरे दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। दिन रात सिलाई का काम सीखा और फिर हर रोज थोड़ा थोड़ा करके अब उसने अपने हाथों से तुम्हारे लिए लहंगा सिला है। पर सेठ जी, आपके बिना ये मुमकिन ना हो पाता। अरे मैंने तो तुम्हें सिर्फ कपड़ा दिया है, लेकिन तुमने उसमें अपना सब कुछ दे दिया है, इसलिए लहंगा बहुत ही अनमोल है। मुझे नहीं पता था कि गांव में इतना महंगा लहंगा आज तक किसी दुल्हन ने पहना है कि नहीं। नहीं पहना होगा सेठ जी,
क्योंकि किसी भी दुल्हन के पास इतना प्यार करने वाली माँ जैसी भाभी थोड़ी ना होगी। भाभी, आप सच में मेरी माँ हो। आपने मेरी बचपन से लेकर आज तक हर छोटी से बड़ी ख्वाहिश को पूरा किया है और आज आपने मेरी शादी की ख्वाहिश को पूरा कर दिया। भाभी, मैं जानती हूँ कि आपने कभी किसी भी बच्चे की चाहत नहीं की ताकि आपका प्यार मेरे प्रति कम ना हो जाए। अरे मेरी पागली, तू इतनी रो क्यों रही है? तू आज विदा होकर जा रही है, लेकिन इस घर का दरवाजा हमेशा तेरे लिए खुला है। इस तरह कहकर नंद भाभी एक दूसरे के गले लग जाते हैं और खूब रोती हैं। इस तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।